में उन्हें अपने कंपनी का एनुअल डिटेल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को हर साल देना होता है। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। एनुअल रिटर्न मतलब एनुअल डिटेल होता है। नॉर्मली ये माना जाता है कि जब भी एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी की खत्म होती है उसके 60 दिन के अंदर आपको ई फॉर्म MGT 7 भरकर, ये एनुअल रिटर्न का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? एनुअल रिटर्न का फॉर्म है। इसको भर के ROC को अपने कंपनी की साल भर की सारी डिटेल देनी होती है। पहले बताओ इतनी बार समझ आई कि नहीं है? पहले बताओ इतनी बार समझ आई कि नहीं? सपोज करो मेरी एनुअल जनरल मीटिंग 30 सितंबर को है, AGM मेरी 30 सितंबर 2020 को हुई है, तो मुझे बिफोर 30 नवंबर, कितने नवंबर के पहले? 30 नवंबर कि पहले ई फॉर्म MGT 7 जो है ROC के पास जमा करके उसको अपनी कंपनी का पूरा एनुअल डिटेल देना होगा। क्या होता है एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर आते हैं, उनको तो हम सब कुछ बता ही देते हैं कंपनी के बारे में कि साल भर में कंपनी में क्या क्या हुआ, पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी ये पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी में साल भर क्या क्या हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? एनुअल रिटर्न फिल करना होता है, एनुअल डिटेल फिल करना होता है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जमा करना होता है। जिस फॉर्म में एनुअल डिटेल दिए रहते हैं उस फॉर्म को MGT 7 बोला जाता है। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर अच्छे से। हाँ अब एनुअल रिटर्न का, हाँ बेटा, एनुअल रिटर्न में तो क्या चीज? एनुअल रिटर्न में तो कंपनी वो पे करती है ना टैक्स। क्या? वो IT रिटर्न है बेटा, इनकम टैक्स रिटर्न वो अलग चीज है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में जाने वाले आपके डिटेल है, ठीक है? दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है ठीक है, तो सेक्शन 92 जो है ओके कंपनीज एक्ट 2013 का बोलता है कि एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर अ रिटर्न इन ई फॉर्म MGT 7 containing the required particular as they stood on the close of financial year। जब साल खत्म होता है तो उसका सारा डिटेल देना होता है। एंड साइन बाय अ डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। कौन कौन साइन करता है इसमें? डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी। और वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, बाय अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड नहीं है तो फिर कौन करेगा? प्रैक्टिसिंग वाला। आप बता दो, कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? नॉर्मली अगर कंपनी में CS है तो एनुअल रिटर्न डायरेक्टर और CS दोनों को साइन करनी है, लेकिन अगर कंपनी में CS नहीं है तो जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है उससे आपको साइन करवाना होता है। आगे, वेयर एज एनुअल रिटर्न इन रिलेशन टू 1 person कंपनी एंड स्मॉल कंपनी, the annual return shall be signed by company secretary or where there is no company secretary by the director of the company। अगर आपकी 1 person कंपनी मतलब एक सिंगल पर्सन ने कंपनी बनाई है या स्मॉल साइज प्राइवेट कंपनी है तो एनुअल रिटर्न पे कंपनी सेक्रेटरी ही साइन करता है, और अगर कंपनी में CS नहीं है तो डायरेक्टर साइन करता है। आप बोलो इतनी बात आपको समझ आई कि गई सिर के ऊपर से? आ गई। अब एनुअल रिटर्न में होता क्या क्या है उस पर आ जाओ आप। एनुअल रिटर्न में होता क्या क्या है? तो सबसे पहले एनुअल रिटर्न में ये डिटेल पर्टिकुलर्स मतलब डिटेल्स होते हैं। कौन कौन सा डिटेल आते हैं? आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी कौन सी है, आपकी कितनी होल्डिंग है, कितनी सब्सिडरी है, कितनी एसोसिएट है। फर्स्ट पॉइंट में कोई दिक्कत? एनुअल रिटर्न में हमें क्या क्या डिटेल देने होते हैं, बताना होता है हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, हमारा बिजनेस कौन सा है, और हमारी कितनी होल्डिंग और कितनी सब्सिडरी कंपनी। दूसरा, हमारे कितने शेयर्स हैं, कितने डिबेंचर्स हैं, और हमारे यहाँ कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। आप बताओ इसमें कोई दिक्कत? पॉइंट समझ आ रहे हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में कितने शेयर होल्डर, कितना % शेयर किसके पास है? ठीक है। तीसरी बात, कंपनी में कितने मेंबर्स हैं और कितने डिबेंचर होल्डर्स हैं, और साल भर में कितना चेंज आया, मतलब जितने शेयर ट्रांसफर हुए होंगे उतना बदलाव आया होगा तो वो भी बताना है। कोई दिक्कत? नहीं कंपनी में कितने प्रमोटर्स हैं, कितने डायरेक्टर हैं, कितने की मैनेजरियल पर्सनल्स हैं, और साल भर में अगर इनमें बदलाव आया होगा, जैसे कोई डायरेक्टर हटा होगा, कोई डायरेक्टर अपॉइंट हुआ होगा तो उसका भी डिटेल। 4 डिटेल समझ में आए? आरजू चंद्राकर एक आटा पीटी नहीं करना, मिटा उसको। इरेज करो है। तो पहले बताओ ये 4 चीज समझ आई कि नहीं आई? देन साल भर में शेयर होल्डर की कितनी मीटिंग्स हुई है,
मीटिंग ऑफ मेंबर और क्लास देयर ऑफ और बोर्ड और वेरियस कमिटी अलोंग विद अटेंडेंस डिटेल। आपको ये डालना होता है कि साल भर में शेयर होल्डर की कितनी मीटिंग हुई, डायरेक्टर की कितनी मीटिंग हुई, और उनका अटेंडेंस डिटेल डालना होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। कितनी डायरेक्टर्स को सैलरी में दी उसका डिटेल देना होता है, कोई दिक्कत? कंपनी के ऊपर नहीं कितनी सर। पेनल्टी लगी या कितना पनिशमेंट लगा, उसके डायरेक्टर या ऑफिसर पे कितनी पेनल्टी लगी उसका डिटेल देना होता है, इफ एनी। ठीक, नेक्स्ट, कितने मैटर्स में आपको सर्टिफिकेशन लगा था या आपने कंप्लायंस कराया था, या कौन कौन से रूल्स आप पर रखते हैं ये आपको बताना है। लास्ट, फॉरेन से अगर पैसा आता है तो कौन सा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जो आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा है उसका डिटेल देना है, ये सारी डिटेल्स देना है। तो आपको अगर कंटेंट पूछा तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये बताओ। हाँ सर। आपको ये समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। अच्छे से आया कि आधा अधूरा आया एनुअल रिटर्न, ये बताओ मेरे को, फटाफट बोलो। एनुअल रिटर्न समझ, सर वो एक बार एच पॉइंट बताओ ना फिर से। कौन सा? एच पॉइंट। मैटर रिलेटिंग टू सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस डिस्क्लोजर्स। आप पर कौन कौन से रूल्स अप्लाई हुए, आपने कब कब सर्टिफाई करवाया है अपने फॉर्म्स को, साल भर में आपने क्या क्या डिटेल्स और आरओसी को बताए हैं उसका डिटेल देना है। ओके सर। ठीक है, क्लियर है? हाँ। और बताओ Yes, कोई ऐसा पॉइंट या कोई चीज, कब जमा करना होता है एनुअल रिटर्न, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, कब करना होता है? 60 days AGM के। कौन से फॉर्म में? MGT 7 NGT 7। फॉर्म में? NGT 7 में हाँ, कौन से? एनुअल रिटर्न फॉर्म में। अरे साइन कौन करता है? अच्छा, CS करता है और डायरेक्टर करता है। अगर कंपनी में सीएस नहीं है तो प्रैक्टिसिंग CS करेगा। समझ गए हो ये कंसेप्ट? अब आगे इसमें एक एडिशनल चीज बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। यदि आपकी कंपनी ऐसी है जो लिस्टेड कंपनी है, कैसी कंपनी है, या फिर ऐसी कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है? 10 करोड़, या टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, तो इस पर क्या होगा, ये एनुअल रिटर्न तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से सर्टिफिकेशन देना होता है, जिसमें वो ये बताता है कि एनुअल रिटर्न में जो जो चीजें बताई गई है वो एकदम करेक्ट है और उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है या ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है या टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, तो आपका एनुअल रिटर्न तो जाएगा ही जाएगा। कौन से फॉर्म में जाता है एनुअल रिटर्न? MGT 7। साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से सर्टिफिकेशन भी देना होगा। ठीक है, जिसमें वो बताएगा कि जो MGT 7 भरा गया बिल्कुल सही है और उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और ये सर्टिफिकेशन के लिए जो फॉर्म होता है वो MGT 8 होता है। कौन सा होता है? MGT 8 एक सर्टिफिकेट है जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी देता है कि एनुअल रिटर्न में जो भी लिखा है बिल्कुल सही है और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो ये किन कंपनियों को देना है? जो शेयर बाजार में लिस्टेड है, जिनका कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है या टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है। इनको क्या करना होता है, एनुअल रिटर्न जब ये भरते हैं तो इनको प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से अलग से सर्टिफिकेशन देना होता है। कौन से फॉर्म में? MGT 8 में, कि जो भी एनुअल रिटर्न में बताया गया बिल्कुल सच है और बिल्कुल सही है। आप बताओ इसमें आपको कोई दिक्कत क्या? ये समझ आया कि गया सिर्फ ऊपर से? हाँ सर, आ गया। आ गया? तो ये पूरा एनुअल रिटर्न का कंसेप्ट आपका खत्म हो गया है। ये एनुअल रिटर्न का कंसेप्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, रजिस्टर्स की। किसकी बात करते हैं रजिस्टर? भाई? रजिस्टर का मतलब एक्चुअली में बताओ तो ये फिजिकल रजिस्टर होते हैं। जब भी कोई कंपनी में ट्रांजैक्शन होता है तो रजिस्टर में ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली एंट्री होती है। आप चाहो तो ये कर सकते हो कि जब आप रजिस्टर की बात करते हो, जब आप रजिस्टर की बात करते हो तो आप एक कंबाइंड रजिस्टर बना दो। क्या बना दो? कंबाइंड रजिस्टर एकदम मोटा सा रजिस्टर होगा जिसमें ना आप 100 पेज सब चीज के लिए रख देना। डायरेक्टर के डिटेल के लिए 100 पेज,
शेयर के डिटेल के लिए 100 पेज, लोन के डिटेल के लिए 100 पेज। ठीक है, तो अगर डायरेक्टर अपॉइंट हुआ तो ये डायरेक्टर वाला हिस्सा निकालना, वहां एंट्री मारना। शेयर वेयर वाला हिस्सा हुआ तो शेयर में एंट्री मारना। लोन का हिस्सा हुआ तो किस में एंट्री मारना, लोन में छपवाना पड़ता है। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हो, हर मैटर के लिए एक सेपरेट रजिस्टर बना सकते हो। क्या बना सकते हो, सेपरेट रजिस्टर। जैसे अगर शेयर का बायबैक हो रहा है तो रजिस्टर ऑफ बायबैक बना लो। ठीक है, तो इसमें किसकी एंट्री बनेगी, जब भी शेयर खरीदोगे वापस अपने शेयर होल्डर से तो उसकी एंट्री आप क्या करना, रजिस्टर ऑफ बायबैक में बनाना। डिपॉजिट लोगे तो कौन सा रजिस्टर बना लो, रजिस्टर ऑफ। लोन लोगे, चार्ज क्रिएट करोगे तो क्या बना लो, चार्जेस। लोन वोन होगा तो उसके लिए क्या बना दो, डायरेक्टर वायरेक्टर रखना है कंपनी में, डायरेक्टर का डिटेल डालने के लिए क्या बना लो। तो रजिस्टर बेसिकली एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेलिटी है, कंपनियों को रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है तो उसके लिए जो रजिस्टर बनाती है उसे स्टैट्यूटरी रजिस्टर बोलते हैं। कौन सा रजिस्टर बोलते हैं। अब क्या होता है, इसके जो फॉर्मेट्स होते हैं रजिस्टर के, ये एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, एमसीए। आपको क्या करना है, उस फॉर्मेट की एक कॉपी निकलवानी है, प्रिंटर को देना है, और प्रिंटर वाला जो होता है उस हिसाब से पूरा उस फॉर्मेट का रजिस्टर छाप देगा। क्या छाप के दे देगा आपको, रजिस्टर। अब आपको उस रजिस्टर को बराबर मेंटेन रखना है कंपनी में, और जब भी कोई भी हिसाब किताब होगा या कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो रजिस्टर में उसकी एंट्री जरूर मारो आप। और आप या तो एक कंबाइंड रजिस्टर बना सकते हो हर मैटर के लिए, या तो हर चीज के लिए क्या कर सकते हो, एक अलग रजिस्टर बना सकते हो। तो आपके लिए क्या बेटर है, आप क्या चाहोगे, एक रजिस्टर बनाना कि अलग अलग रजिस्टर बनाना। एक ही सर, हाँ, एक तो कंबाइन। आपकी चॉइस होती है कि आप क्या करना चाहते हो, कंबाइंड भी बना सकते हो और सेपरेट सेपरेट भी बना सकते हो। तो रजिस्टर का थोड़ा बहुत मतलब समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले तो। हाँ सर। आया, अब सुनो मेरी बात को। जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है कंपनीज एक्ट में, तो उसकी जिम्मेदारी है कि अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में वो रजिस्टर मेंटेन रखे। ठीक है, मेनली कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, तो आपका एक बार कई बार ऐसा भी पूछ देता है कि बताओ कंपनी में कौन कौन से रजिस्टर होते हैं। तो अभी तक जितने चैप्टर पढ़े हो ना तुम कंपनी लॉ में, सबको लेकर रजिस्टर बनते हैं। रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटीज बायबैक, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, रजिस्टर ऑफ मेंबर। ये सब चीज पढ़े हो क्या कभी, हाँ या ना। रजिस्टर पढ़े ऑफ ना सर। डिबेंचर होल्डर, फॉरेन रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, ये सब पढ़े हैं कभी, हाँ सर। है ना। कुछ जैसे ये श्रुति नहीं पढ़ी हम्म। होगी, गुंजा नहीं पढ़ी होगी, कुछ चैप्टर शुरू के आप नहीं पढ़े हो, उसको कराऊंगा आपको मैं। ठीक है बेटा। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, तो ये सब मेन रजिस्टर है। तो आपको ये नाम याद हो जाएंगे कि नहीं, पहले तो ये बताओ, ये नाम याद हो जाएंगे कि नहीं। हाँ सर, नाम याद हो जाएंगे। हो जाएगा। तो अब हर रजिस्टर में होता क्या क्या है, जैसे रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर है, तो इसमें किसका डिटेल मेंटेन किया जाता होगा, स्वेट इक्विटी का। ना व्हाट इज स्वेट इक्विटी, जब एक कंपनी किसको देती है शेयर्स, एम्प्लॉयज को। अपने एम्प्लॉयज को डिस्काउंटेड रेट पे शेयर जब देती है, कम रेट पर देती है, तो उसको स्वेट इक्विटी बोलते हैं। तो अगर हमारी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया है, तो बराबर रजिस्टर है जिसमें स्वेट इक्विटी शेयर्स की एंट्री बनानी पड़ेगी कि कितने स्वेट इक्विटी शेयर इशू करें। इसका जो फॉर्मेट है फॉर्म SH3 में दिया गया है। किस में दिया गया है, तो आपको SS3 जो फॉर्मेट है उसका प्रिंट निकालना होगा, प्रिंटर को बोलना होगा कि सर इस फॉर्म में हमको रजिस्टर बना के दे दो, इस फॉर्मेट का रजिस्टर बना के दे दो। आप बताओ कोई दिक्कत इसमें, नहीं समझ आई मेरी बात, मैं क्या बोला, आ गया सर। आ गई। तो रजिस्टर में क्या क्या लिखा होगा, तो इसमें ये लिखा होगा कि कब स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ था, ठीक, फिर लिखा होगा कब बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ,
नेम ऑफ अथॉरिटी, किसको शेयर अलॉट हुए, स्टेटस ऑफ अथॉरिटी, स्टेटस मतलब वो डायरेक्टर है, पर्सन के एम्प्लॉई है, ये उसको सर्टिफिकेट नंबर क्या दिए, रजिस्टर में एंट्री करे कि नहीं करे, कब शेयर इश्यू हुए थे, कितने शेयर इश्यू हुए थे, शेयर का प्राइस क्या था, और सामने वाले ने कितना पैसा पे किया। आप बता दो कितना क्लियर है ये? पूरा पूरा क्लियर सर। है। जो भी रजिस्टर में एंट्री बनी है उस पर ऑथेंटिकेशन या साइन भी लगेगी, और रजिस्टर में जो साइन करने का काम है वो सीएस करेगा। कौन करेगा? सीएस करेगा। और या तो सीएस नहीं है तो फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया है कि तुम रजिस्टर मेंटेन किया करो और उसमें साइन वाइन किया करो। ये बात क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ अच्छे से कि हाँ समस्या सर, आएगी? हाँ आएगी ये समस्या? नहीं सर ठीक है। ये आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, ये आप पढ़ोगे, रजिस्टर ऑफ ईएसओपी। ईएसओपी जानते हो नहीं जानते? यस सर। रजिस्टर ऑफ नहीं सर। बायबैक आपको हाँ पढ़ना है, सर। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट आपको पढ़ना है। आपको मैंने पूरा चैप्टर कराया हुआ है, सिर्फ आपको उसको एक बार देखना है। कर पाओगे? यस हाँ सर। हाँ सर। रजिस्टर ऑफ चार्जेस आपको पढ़ना है, रजिस्टर ऑफ मेंबर आपको पढ़ना है। सर हमको ही पढ़ना है तो हम ही पढ़ ओके देते सर। हैं। अरे ऐसा नहीं भाई, जो जो जरूरी चीज है वो बता रहा हूँ, तुम करना है। रजिस्टर और डिबेंचर होल्डर तुमको पढ़ना है। ये सारी चीज तुमको कराया हुआ हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार देखोगे तो आपको इसको पढ़ के समझ आ जाएगा। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक, देन बारी आती है फॉरेन रजिस्टर की। ठीक, ये मेरे बताने का काम है। फॉरेन रजिस्टर का मतलब बेसिकली होता है कि अगर हमारी कंपनी के कुछ शेयर होल्डर जो होते हैं वो आउटसाइड इंडिया के भी हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि उनके लिए एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं, जिसे हम फॉरेन रजिस्टर टर्म देते हैं। क्या देते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है जो इंडिया में सिचुएटेड है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, पर उसके करीबन 40 से 50 शेयर होल्डर यूएस के हैं, तो इट्स बेटर कि मैं उनके लिए एक सेपरेट रजिस्टर बना दूं, और मैं या तो उसको अपने देश में ही रख सकता हूं यहाँ पर, या यूएस में वहीं रख दूं मैं, और वहीं पे उनके डिटेल एंटर होते रहे। इसे हम कहते हैं फॉरेन रजिस्टर्स। क्या कहते हैं? फॉरेन फॉरेन रजिस्टर। रजिस्टर। आपको इसकी फॉर्मेलिटी समझ आई कि नहीं आई? जैसे मेरी कंपनी क्या है, एबीसी लिमिटेड है। इसमें अगर मैं बोलता हूँ कुछ शेयर होल्डर है जो कौन है, फॉरनर्स है। कौन है? फॉरनर्स है, मतलब आउटसाइड इंडिया के हैं। तो इनके लिए आप क्या करोगे, एक सेपरेट रजिस्टर बनाओगे इनकी एंट्रीज के लिए। तो या तो ये रजिस्टर कहाँ मेंटेन हो सकता है, इंडिया में ही मेंटेन हो सकता है, या तो फॉरेन में। आउटसाइड इंडिया मतलब फॉरेन में मेंटेन हो सकता है, क्योंकि इसमें फॉरेन शेयर होल्डर्स के नाम की एंट्री इसी जैसे क्या बोला जाता है, फॉरेन रजिस्टर बोला जाता है। आप बताइए कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, आगे इसमें कंपनीज रूल ये बोलते हैं कि बेसिकली जब भी आप फॉरेन रजिस्टर क्रिएट करते हो तो उसके 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 30 दिन। आपको 30 दिन के रजिस्ट्रार अंदर। ऑफ कंपनीज को फॉर्म MGT3 भर के बताना होता है कि आप इस फॉरेन रजिस्टर को कहाँ रख रहे हो। ठीक है, और कल को अगर उस प्लेस को या सिचुएशन को बदलते भी हो तो भी 30 दिन के अंदर बताना होता है MGT3 भर के कि आपने अब नई प्लेस पे ये रजिस्टर कहाँ पे रखा है। ठीक है, तो जैसे मैंने फॉरेन रजिस्टर बनाया था उसको मैं इंडिया में ही रख रहा था, तो रखने के 30 दिन के अंदर मेरे को आरओसी को बताना था कि सर ये रजिस्टर इंडिया में ही है, हमने फॉरेन रजिस्टर बनाया है। अब कल को अगर मैं इसको इंडिया से हटा कर कहीं और मेंटेन करना चाह रहा हूँ दूसरे देश में, देन अगेन मेरे को 30 दिन, जब भी मैं स्टेट चेंज करूंगा उसके 30 दिन में आरओसी को बताना होगा कि सर पहले तो इंडिया में रखा होता था, अब हमने जगह बदल दी है। आप बताओ आपको ये कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? गुंजा समझ आया हाँ कि नहीं सर। आया बेटा? श्रुति समझ में आया कि नहीं आया? आगे सर। लाची समझ में आया कि नहीं आया? ऋषिता समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। परफेक्टली आया कि दिक्कत है? आगे पूरा। आगे सर। तो ये जैसे पढ़ते हो अच्छा लगता है, ऐसा तो नहीं है ना कि बाद में भी पढ़ते हो समझ आता है ना? हाँ। हाँ सर आता है। चलो आगे बढ़े। ये शेयर सर्टिफिकेट वाला तुम्हारे पढ़ने का काम है। ये बेनिफिशियल कौन होता है? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बताओ तो मेरे को, कौन होता है जो significant खुद owner? और अपने साथ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में मिलकर कंपनी से 20% से ज्यादा अगर शेयर रखता है तो। होल्ड करता है। मतलब आपको आता है ये, वेरी गुड।
पोस्टल बैलेट को हम लोग जब पार्ट बी कर देंगे तब करेंगे। यहाँ पे लिख देना आफ्टर पार्ट बी। कब करने वाले हैं? आफ्टर पार्ट बी। बस 2 दिन में पार्ट बी चालू करा रहा हूँ आपको, ठीक है? ये मिनट भी आफ्टर पार्ट बी होगा, क्योंकि ये सब पार्ट बी के कंसेप्ट है, तो अभी आपसे नहीं बनेंगे। आफ्टर पार्ट बी रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप भी ध्यान रखना, मैं भी ध्यान रखूंगा। ये हमको कब करना है? आफ्टर पार्ट बी। आप साथ में ना बुक लेकर बैठा करो जब क्लास में बैठते हो भी, तो ताकि मार्किंग करते रहा करो, है ना? यस सर। अच्छा, इंटर कॉर्पोरेट लोन बताना पड़ेगा कि कर सकते हो? क्या है लिमिट इंटर कॉर्पोरेट लोन की, पता है नहीं पता है? पता है ना सर। क्या है, कितनी है? सर एक इसमें रहता है कि 60% ऑफ पेड अप शेयर प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रहता है। मतलब तेरे को आता है। और अब इसका रजिस्टर का हिसाब ऐसा है कि जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन देती है, गारंटी देती है या इन्वेस्ट करती है, तो उसके लिए भी क्या होता है, जितना भी ऐसा इन्वेस्टमेंट हुआ है, लोन दिया गया है, उसके लिए रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। फॉर्मेट MBP2 फॉर्म का होता है। कौन सी फॉर्म का होता है? MBP2। आपको ये याद करना पड़ेगा कौन से फॉर्मेट में होता है। MBP2 का फॉर्मेट है, इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको छपवाना पड़ता है, ठीक है? जो भी एंट्री बनेगी क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे बनेगी। पहला लोन कब दिया गया था, दूसरा कब दिया गया, तीसरा कब दिया गया, चौथा कब दिया गया। रजिस्टर को आपको परमानेंटली मेंटेन रखना, और ये CS की कस्टडी में होगा। आप बताओ, इतने पॉइंट पे कोई दिक्कत है क्या? फिर से रिपीट करूं क्या? नहीं सर। क्लियर है भाई? जब भी आप एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन देगी तो उसकी एंट्री भी रजिस्टर में होगी। उसका फॉर्मेट MBP2 फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? MBP2। MBP का मतलब होता है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड प्रोसीजर, ठीक है? तो MBP2 फॉर्म आप गूगल में टाइप करोगे तो फॉर्मेट आ जाएगा। प्रिंटर को बोलना होगा कि भैया इस फॉर्मेट में हमको रजिस्टर छाप के दे दो, फिर आप इंटर कॉर्पोरेट लोन की उसमें एंट्री करोगे। एंट्री क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे होगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके। रजिस्टर परमानेंटली मेंटेन किया जाएगा और CS की कस्टडी में होगा, ठीक? रजिस्टर में जितनी एंट्री होगी उसमें CS की ऑथेंटिकेशन या साइन होगी, या फिर ऐसे पर्सन की जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया है। कहीं कोई दिक्कत? इतना क्लियर है कि नहीं? फटाफट हाँ या ना बोलो मेरे को। हाँ सर। देन रजिस्टर को आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी मेंटेन रख सकते हो और मैनुअल मोड में मेंटेन रख सकते हो। मतलब फिजिकल रजिस्टर में मेंटेन रख सकते हो और इसको चाहो तो आप सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट भी कर सकते हो। क्लियर है? यस। अगर किसी मेंबर को कॉपी चाहिए होगी इस रजिस्टर की तो 10 रुपए पर पेज के हिसाब से वो ले जा सकता है। किस हिसाब से? ये क्लियर है कि नहीं? पर पेज। ये इंटरेस्टेड वाला आफ्टर पार्ट भी आपको समझ आएगा, अभी Yes, sir. समझ नहीं आएगा, ठीक? ये आपके इतने रजिस्टर थे, ये एनुअल रिटर्न था। पहले बताओ ये क्लियर है कि नहीं? क्लियर है अभी तक? तो मेन चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है आपका। ये जो पार्ट बी वाले रजिस्टर है, इसको पार्ट बी करने के बाद अपन वापस करेंगे ही करेंगे। LODR क्या है बोलो? LODR क्या है बताओ? लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर। होता क्या है ये बताओ? क्या है ये बोलो? LODR किस पे लगता है ये बताओ? हाँ, कैसी कंपनियों के लिए होता है LODR? जब आपकी कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होती है, रजिस्टर होती है, तो आपको एक नियम फॉलो करना होता है जिसको LODR बोलते हैं, जिसको फॉलो किए बिना आपकी लिस्टिंग ज्यादा दिन चल नहीं सकती। आपको ध्यान आ रहा है? ऐसा मैं आपको पूरा कहानी सहित पढ़ाया हूं क्या? मैंने आपको ये बताया है? आरजू, ये तेरे को आता है LODR? ऋषिता आता है?
एलओडीआर क्या है? हाँ सर आता है। गुंजा, साक्षी, श्रुति, यस सर। आपकी कंपनी जब भी रजिस्टर्ड होगी तो बोला रजिस्टर्ड होगी शेयर बाजार में, तो एलओडीआर के नियम आपको फॉलो करने ही करने हैं, ठीक है। तो रजिस्टर और रिकॉर्ड को लेकर भी एलओडीआर के कुछ नियम है। एक है प्रिजर्वेशन का नियम, कि अगर आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को कितने समय तक प्रिजर्व करोगे। तो नॉर्मली बोला जाता है कि अगर आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है तो आपको एक पॉलिसी बनानी होगी डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करने की और बोर्ड से अप्रूव करानी होगी। इसमें आप दो तरह के डॉक्यूमेंट रखेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जिनको परमानेंटली प्रिजर्व किया जाएगा, और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जिनको 8 साल के पीरियड के लिए प्रिजर्व किया जाएगा, ठीक है। सुन लो, फिर समझ लो। एलओडीआर रेगुलेशन लिस्टेड कंपनियों के लिए है, तो इसमें कुछ पॉलिसीज की बात की जाती है। जैसे अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो डॉक्यूमेंट कितने समय तक मेंटेन रखने हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट तो ऐसे हैं जो परमानेंट नेचर के हैं, तो उसको हमेशा ही मेंटेन रखना होगा, जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ये परमानेंटली मेंटेन होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसको 8 साल के पीरियड के लिए मेंटेन करना है, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे 2020 का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, तो ये साल खत्म होगा तो उसके 8 साल तक उसको क्या करना होगा, मेंटेन करके रखना होगा। आप बता दो, कोई दिक्कत है क्या? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से रिपीट करूं क्या? बोलो, क्या मैं फिर से रिपीट करूं कि ये क्लियर है? ये फिर गोदागारी किया यार तू। क्लियर है भुवन? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अच्छे समझ आया? यस सर। कोई डाउट नहीं है? नहीं सर आ गया। तो याद रखो, अगर आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है तो स्पेसिफाई की गई है, ये बात ध्यान रखना कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करोगे तो दो कैटेगरी में कर सकते हो। कुछ ऐसे जो परमानेंट नेचर के जिनको हमेशा मेंटेन करना है, और कुछ ऐसे जिनको 8 साल तक के लिए मेंटेन करना है। एक तो ये रूल बनाया गया है। दूसरा आर्काइवल पॉलिसी का रूल है, वीवीआईएमपी, इसको एकदम अच्छे से करना है अपने को। आर्काइवल पॉलिसी का रूल ये बोलता है कि कंपनी में कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आर्काइवल रूल के हिसाब से ये माना जाता है कि हर रजिस्टर्ड एंटिटी को अपनी वेबसाइट पर ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स के डिटेल कम से कम 5 साल तक मेंटेन रखने ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कंपनी के सीईओ ने रिजाइन कर दिया। अब ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन नहीं है, ये मटेरियल ट्रांजेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। तो आर्काइवल पॉलिसी के हिसाब से ये माना जाता है कि कंपनी को अपनी वेबसाइट में 5 साल तक पिछला सीईओ कौन था उसका डिटेल मेंटेन रखना पड़ेगा। ये रूल अगेन लिस्टेड कंपनी पर अप्लाई होता है, और ये रूल ये कहता है कि अगर आपके यहाँ कोई मटेरियल इवेंट या इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उसकी जानकारी आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, और कम से कम 5 साल तक आपके कंपनी की वेबसाइट पे जानकारी दिखती रहनी चाहिए। आप बताओ, आपको आर्काइवल पॉलिसी समझ आई कि नहीं है? हाँ सर आ गया। बाकी लोग को यस सर। यस सर। क्लियर है? हाँ। पक्का? पक्का? तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया बेटा, ये चैप्टर इतना ही था, है ना। तो रजिस्टर एंड रिटर्न चैप्टर आपका खत्म हो गया। अच्छा एक बात बताओ, शाम को फ्री रहते हो क्या? बोलो। कितने बजे के बाद सर? मैं बोल रहा हूँ मैं क्लास 2 करना चाहता हूँ, एक सुबह, या तो तुम ऐसा कर दो 8:15 से 9:20 तक क्लास कर दो, या तो फिर ऐसा करो कि 8:30 से जैसे 9:10 रहता है तो शाम को 5 से 5:40 की भी रख देता हूँ। तुम बताओ सर कौन सा सुबह ही कर लेते हैं, सुबह ही फिर सुबह एक साथ कर लेते हैं। सुबह एक साथ कर दे? तो थोड़ा हाँ क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाते हैं अपन, कल से 8:15 बजे मिलेंगे। कितने बजे?
15 हाँ, मिनट रोजी। पहले मिलेंगे, हाँ। 8:15 को मिलेंगे और 9:20 9:25 तक पढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक, कल से ऐसा करेंगे। बन जाएगा? कोई दिक्कत? ओके सर। तो इसको आज भैया पढ़ देना आप एकदम अच्छे से। क्या पढ़ देना? रजिस्टर एंड रिटर्न चैप्टर को पढ़ देना। कोई दिक्कत हो तो बताना मेरे को। और पिछले में डेप्ट कैपिटल हो गया खत्म? हाँ सर, वो हो गया। अच्छे से डिविडेंड सीएसआर खत्म कर दो आज, है ना? और जूरी साथ में पढ़ते रहो एक एक चैप्टर रोज, ठीक है? ओके सर। ये आप करो।